अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। आफ्टर लॉन्ग टाइम आज एक बार फिर आपके सामने हूँ। इस दौरान मैं ट्विटर पे एक्टिव रहा, ट्वीट्स करता रहा, लेकिन वीलॉग नहीं कर सका, कोई वीडियो नहीं बना सका। ज़िंदगी हमेशा हमारे मुताबिक नहीं चलती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही होती हैं। बहरहाल कोशिश ज़रूर करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला वो सिलसिला दोबारा से जारी रहे, डेली वीलॉग्स करूँ, करंट सिचुएशन, हालात हाज़रा पे अपना एनालिसिस आपके सामने रख सकूँ। बहुत शुक्रिया इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, मुझे देखने सुनने के लिए, अपनी राय का इजहार करने के लिए। बीइंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं आजकल इन करंट हालात से बहुत नाउमीद होता हूँ, मायूस होता हूँ, लेकिन फिर एक उम्मीद, एक हल, एक सॉल्यूशन भी नज़र आता है। पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखना चाहता है, इमरान खान साहब की रिहाई, ये तमाम मामलात किस तरफ जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या कर रही है और स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की अब किस लेवल पर जाना चाहती है, इस वीलॉग में तमाम तफसीलात हम डिस्कस करेंगे। आपने सुना पिछले दिनों पाकिस्तान के ओवरसीज़ डॉक्टर्स को बुलाया गया पाकिस्तान में, उनके साथ एक मुलाकात रखी गई। ट्विटर स्पेसेस पे मेरी उन लोगों के साथ बातचीत हुई, पर्सनल में भी हुई। हम किसी की नीयत पे शक नहीं कर सकते। वो कह रहे थे कि हम खान साहब की रिहाई के लिए अपनी तरफ से एक कदम उठा रहे थे। ज़ाहिर है इस वक्त इमरान खान को रिहा करवाना 25 करोड़ आवाम के ऊपर इतना बड़ा एहसान, तारीख़ की किताबों में उनके नाम आएंगे जिनके ज़रिए ये काम हो जाए, तो हर शख्स चाहेगा कि उसकी वजह से कुछ हेल्प हो जाए। अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से गए थे या उनका कोई एजेंडा आगे लेकर के चलना चाह रहे हैं। बहरहाल अमेरिका के अंदर एक बिल पेश हो रहा है, जो विल्सन जो कर रहे हैं, आपको इससे वेल अवेयर होंगे, आपको पता होगा मुख्तलिफ ज़राए से, आप ये जान चुके होंगे कि उसमें आर्मी चीफ और मुख्तलिफ पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के ऊपर पाबंदियों का जो मामला है, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की वो मुतहरक हुई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़रिए अपने कुछ मकासद कामयाब करवाने के लिए। इस वक्त एक अमरीकी वफद पाकिस्तान आ रहा है दहशतगर्दी में ताउन के नाम पर, लेकिन उससे पहले चीज़ें बड़ी जल्दी से बदल रही हैं। अचानक से केपीके के अंदर से बहुत सारे मिनरल्स निकल आए, फिर केपीके के अंदर एक बिल पेश कर दिया गया, और कल आपने देखा कि आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म मरीम नवाज़, सिंध का वज़ीर आला, बलूचिस्तान का और गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला, ये खड़े थे। इस तस्वीर को देख के मैं सोच रहा था कि केपीके के मिनरल्स हैं, मालिक इनके खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, और बेचने वाला कोई पिंडी से है, कोई लाहौर से है, कोई कोयटा से है, कोई गिलगित से है, कोई कराची से है। अब जिनके मिनरल्स हैं उनको पता ही नहीं। यही वो पाकिस्तान के अंदर राइज निज़ाम है जो गासिबाना सिस्टम के ज़रिए जिस तरह पाकिस्तान को चलाया जाता है, लूट मार, लूट खसूट, बदमाशी, दो नंबरी, बंद कमरों के फ़ैसले, लोगों के माल, उनकी जान, उनकी दौलत के फ़ैसले किस तरह वो लोग करते हैं जिनके पास राइट नहीं होता, जिनके पास मैंडेट नहीं होता। इसी तरह आज पाकिस्तान चल रहा है, जिनके पास मैंडेट नहीं है अवाम का, असम्बली चल रही है, ये ईवान चल रहा है, इनफैक्ट कि अदालतें चल रही हैं, चीफ जस्टिस बैठा हुआ है जिसके पास मैंडेट नहीं है, दो मोस्ट सीनियर जजेस को छोड़ के नीचे से उठा करके लगाया जाता है। लंबी कहानी है कैसे ये सब कुछ हुआ। लेकिन इसके बीच में मैंने एक ट्वीट किया था, एक ख्याली मंजर था मेरे जहन में उस मीटिंग का, जिसमें अमरीकी वफद आता है और कैसे इस्टेब्लिशमेंट एक यूएसबी तैयार करवा के प्रोजेक्टर पर उनके सामने पेश करती है, जनाब ये हैं इमरान खान साहब, जो कहते हैं गुलामी नामंजूर, जो अमेरिका को ललकारते हैं अपनी पब्लिक रैलीज के अंदर, जो कहते हैं हम कोई गुलाम हैं क्या। फिर उसका इतना असर पड़ता है कि पाकिस्तान में ट्रकों पे, रक्शों पे, गाड़ियों पे, झंडों पे, जगह जगह ये लिखा नज़र आने लगता है कि हम कोई गुलाम हैं क्या। एक ऐसा शख्स जो अफ़गानिस्तान से अमेरिका के इनखला को तालिबान की फतह कहता है, गुलामी की जंजीरें टूटने की बात करता है, एक ऐसा शख्स जो ड्रोन हमलों का माजी में सख्त मुखालिफ रहा, जो हमेशा से पाकिस्तान की आवाम की बात करता है, अमेरिका के ख़िलाफ़ जा कर के वो रशिया चला जाता है। ये सारी चीज़ें दिखा करके उस वफद को कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि इमरान खान अमरीकी मफादात के लिए खित्ते में ख़तरा है, जबकि हम मुशर्रफ के दौर से अपनी बहनें तक पकड़ कर आपके हवाले कर देते हैं, चाहे आफिया सिद्दीकी हो या रेमंड डेविस हो, दो लोगों का कातिल, या फिर एबटाबाद में ऑपरेशन की इजाज़त और उस पर आँख मींचनी हो। हम वो तमाम काम रिसेंटली अभी आपकी खिदमत में एक शख्स पेश किया हमने पकड़ कर। तो जनाब आली 76 साल तारीख गवाह है कि जो फैसिलिटेशन हमने आपको दी है वो अवामी नुमाइंदा तो नहीं दे सकता। किसी हद तक वो वफद कन्विंस भी हो जाता है और फिर वो आकर डीसी में रिपोर्ट करता है,
اب ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہوں گے. کیا انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے پاکستان میں بھی ایک جمہوریت کا چیمپئن؟ امریکہ یہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کے اندر عوامی حکومت ہونی چاہیے، یا پھر وہ بزنس مین ڈونلڈ ٹرمپ جو جنگ سے لڑتے ہوئے یوکرین کے سامنے بھی وہ کاغذ رکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ منرلز کی ڈیل کرو، تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر ٹریلینز کا قرضہ ہے، ہم صرف اور صرف امریکہ میں پیسہ لانا چاہتے ہیں. کیا وہ عمران خان کو کوئی فائدہ دے گا جبکہ عمران خان جیل کے اندر سے اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا؟ یہ بات میں ہمیشہ سے کرتا رہا ہوں، شروع دن سے کرتا رہا ہوں. اوورسیز پاکستانی اپنی جگہ، انسانی حقوق اپنی جگہ، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی انتظامیہ ایک چیز پہ فیصلہ کرے گی کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے یا امریکہ کو کیا فائدہ ہے. تو ایسے حالات میں جب اس کی ایک دوسری تصویر ہے کہ کیا پاکستان اتنا ضروری ہے اب امریکہ کے لیے، افغانستان جو کہ امریکہ کے ساتھ اب صلح کے معاملات پر ہے، وہاں پر امریکہ کو اڈے مل چکے ہیں. جو کارروائی پاکستان میں امریکہ کو کرنی تھی پاکستان سے رشیا کے خلاف یا چائنا کے خلاف، وہ افغانستان سے ہو سکتی ہے. تو پاکستان کی تو ضرورت ہی نہیں. لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اس رجیم کی طرف سے بار بار ایسی وجوہات کیوں بنائی جاتی ہیں کہ امریکہ کو ہماری ضرورت پڑے؟ چاہے وہ افغانیوں کا دھڑلے سے انخلا ہو، دھکے دے کر نکالنا ہو، افغانستان کی حکومت کے ساتھ افغانیوں کے ساتھ معاملات کو خراب کرنا ہو، وہاں پر حملہ تک کر دینا ہو، ان کے بارے میں بیان بازیاں کرنا ہو، خطے میں دہشت گردی کا بڑھ جانا ہو، یا پھر ایک آخری موقع سمجھتے ہوئے امریکہ کے سامنے ایک مزید لالچ رکھنا ہو کہ KPK کے اندر بہت سارے منرلز بھی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ 2 دن میں منرلز نکل آئے؟ کیا اس کے بارے میں پہلے کسی کو نہیں پتا تھا؟ یہ منرلز کہاں سے آئے؟ اچانک سے اس کے اوپر اتنی بڑی کاروائیاں شروع ہوگی. تو ایسی سچویشن کے اندر امریکہ کہاں کھڑا ہوگا؟ پاکستان میں حکومت اور اس رجیم کے ساتھ، یا پھر پاکستان کی عوام کے ساتھ؟ تو مجھے منظر کافی کلیئر نظر آتا ہے. امریکہ اپنا مفاد دیکھے گا، لیکن امریکہ کے آشرواد سے، امریکہ کی سپورٹ لے کر کے عمران خان کے خلاف یہ قابض رجیم اس طرح پاکستان کو کتنا مزید گھسیٹ سکے گی، جس میں یک طرفہ فیصلے اشرافیہ کو نوازنا، عوام کے خلاف جا کر کے عدالتوں کو قابو کرنا، بدماشی اور فاشزم ملک کے اندر رائج کر کے. کیا یہ رجیم امریکہ کا ساتھ ہوتے ہوئے اپنے ملک کی 90% عوام کے مخالف کھڑے رہ کر کے کتنے دن اس نظام کو چلا پائے گی؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. لیکن اس سے بھی اہم سوال پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف اٹھتا ہے. کیا 4 کروڑ لوگوں کا ووٹ لینے کے بعد میسو پاپولیشن پاکستان کی جو ان کے ساتھ اس وقت کھڑی ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کیا تحریک انصاف کی قیادت اس نظام کو شکست دینے اور گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکے گی؟ پچھلے 2 سال کا ڈیٹا اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو 600 سے زیادہ دن جیل کے اندر ہو چکے ہیں، ان کی بیوی کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. اور کل رات ایک انتہائی افسوسناک واقعہ، عمران خان کی بہن جیل کے دروازے کے سامنے کھڑی ہے، اس کے ہاتھ میں جج کا وہ لیٹر ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے، عدالت کہتی ہے کہ آج فیملی کے ملنے کا دن ہے، لہٰذا خاندان کے افراد کو ملنے دیا جائے. جبکہ ایک طاقتور جو اس وقت جیل کو کنٹرول کر رہا ہے، ایک آفیسر، وہ عمران خان کی بہن کو نہیں ملنے دیتا. وہ وہاں دھرنے پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کے بعد چند افراد پاکستان تحریک انصاف کے جیل کو بھیج دیے جاتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کی بہن کا کندھا پھلانگ کر کے جیل کے اندر گئے. جب عمران خان کسی تحریک کا اعلان کرتا ہے، کسی دھرنے کا اعلان کرتا ہے، تو یہ اتوار والے دن صبح 7 بجے جیل کے دروازے کھلوا کر اندر بھیجے جاتے ہیں، اور کبھی جلسے کا مقام تبدیل کروایا جاتا ہے اور کبھی جلسے کو ملتوی کروایا جاتا ہے. یہی وہ لوگ ہیں. شرم کی بات ہے کہ عمران خان کی بہن باہر بیٹھی ہوئی ہے اور یہ اندر جا کر کے عمران خان صاحب سے مل رہے ہیں. ان میں اتنی جرت نہیں ہے پاکستان کی بلکہ دنیا کی لارجر پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین ہوتے ہوئے، اس کے عہدیدار ہوتے ہوئے، ایک 2 ٹگے کے آفیسر کے فون پر پھدکتے ہیں کبھی یہاں سے کبھی وہاں. ان میں یہ جرت نہیں ہے کہ عوام کو جو حقیقی آزادی کا نعرہ دیتے ہیں یہ آ کر کے اپنا فون بند کر دیں، یہ اس کا فون نہ اٹھائیں کہ تمہارا کام کیا ہے ہماری اس حقیقی جدوجہد کے اندر. یہ خود کو عمران خان کے سپاہی کہتے ہیں. 4 کروڑ لوگوں کا ووٹ لے لیا، 90 سے زیادہ اس وقت ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھری پڑی ہوئی ہے ان سے، پنجاب کی اسمبلی بھری پڑی ہوئی ہے ان سے. گڈی دبی تے پشور، گڈی دبی تے لاہور، یہی ان کا کام ہے. اسکیمیں دے دو، فنڈ دے دو، پیسے دے دو، یہ والا عہدہ دے دو، اس کو ہٹا دو، اس نے یہ بات کر دی، اس نے وہ بات کر دی. بس ان چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں. عمران خان کی رہائی میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی. یہاں تک کہ متعدد مرتبہ عوامی تحریکوں کو سیبوٹاج کیا گیا.
लोगों को डी चौक में लाकर गोलियां मरवा दी गई और चंद पैसे दे करके मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। रंग बिरंगी कहानियां सुनाई गई, लेकिन हासिल वसूल टगेगा नहीं ले सकेगी। जिस रात मैंडेट के ऊपर डाका डला था, उस रात वीलॉग करके मैंने बताया था कि एक कदम पीछे नहीं हटना, एक कदम आगे नहीं बढ़ना। अपोजिशन या फिर हुकूमत, ये आपका मसला ही नहीं, आपका मसला है लूटा हुआ मैंडेट वापस करो। 4 हल्के खुलवाने के लिए इमरान खान 126 दिन इस्लामाबाद के अंदर बैठा रहा, तुम्हारी 80 से ज्यादा सीटों के ऊपर डाका डल गया। तुम किस बहस में पड़ गए हो कि वजीर आजम हमारा हो या अपोजिशन लीडर हमारा हो? इमरान खान की तस्वीरें दिखा दिखा करके लोगों से वोट मांगे आपने कि खान को हम रिहा करवाएंगे। आज 2 साल गुजर चुके हैं, इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है, आपकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, दर्जनों थोक के हिसाब से आपके ऊपर, आपके पास पार्लियामान के मेंबर्स हैं। आप इमरान खान को रिहा नहीं कर सके, आप कुछ भी नहीं कर सके। आप आकर के चूरन देते हैं, इमरान खान आ रहे हैं, रमजान के बाद आ रहे हैं, रोजे के बाद आ रहे हैं, 27वें रोजे के बाद, ईद के बाद, छोटी ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद, इन गर्मियों में, इन सर्दियों में इमरान खान बाहर नहीं आ रहा। मजीद जुल्म के ऊपर जुल्म हो रहा है तहरीक इंसाफ के ऊपर। अब किसी मास पर कामयाब नहीं है, मासरत के साथ। तहरीक इंसाफ की क्यादत के लोग बिके तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद, MNA MPs जिन्होंने वोट दिया है तरमीम के अंदर जाकर के, ये अपने लोगों को नहीं रोक सके। तहरीक इंसाफ के लोगों की बहनों बेटियों को उठाया गया, उनके घरों पे जाकर के छापे मारे गए, उनके मासूम बच्चों पे तशद्दुद किया गया इस्लामाबाद के अंदर, ये नहीं रोक सके। ये कह रहे थे कि हमारी बात चल रही है, हम मामला तय कर रहे हैं, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। कैसे मुज़ाकरात थे कि आपको चपेड़ों पे चपेड़े मारी जा रही हैं, आपके गलों में पट्टे डाल के आपको घसीटा जा रहा है। आईनी तरमीम आपकी आंखों के सामने हुई, आप उसे नहीं रोक सके। जज मर्जी के लगाए गए, आप उसे नहीं रोक सके। आपकी आंखों के सामने ये एक्सटेंशनें हुई, आप उसे नहीं रोक सके। इस हुकूमत, इस निजाम को फैसिलिटेट किया गया हर कदम, हर मौके के ऊपर। ना आपकी मजामत काम आई और ना आपके मुज़ाकरात काम आए, क्योंकि मजामत करने के लिए अवाम निकलती है, उसको आप सबुटाज कर देते हैं। तो ऐसे हालात में क्या तहरीक इंसाफ के पास कोई ऐसी क़यादत मौजूद है कि जिसका धरने के दरमियान फ़ोन ना बजे, जिसे धरने या एहतजाज के दरमियान इमरान खान के पैगामात ना दिए जाएं या जेल ना भेजा जाए, जो खड़ा हो जाए कि या मैंने इमरान खान को निकालना है या मैंने इस निज़ाम से लड़ना है? मुराद सईद ने बड़ी अहम बात की अपनी तकरीर में। उसने कहा जंग अगर लाजिम है तो फिर जंग ही सही। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम अपनी मर्जी से ये जंग नहीं छेड़ रही, बल्कि ये जंग उन पर मुसल्लत की जा रही है। उनको दूसरा ऑप्शन ही कोई नहीं दिया जा रहा। जिस रात इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था तो लाखों लोगों ने सड़कों पे निकल के कहा था गलत किया है, ज्यादती की है, आपने रिवर्स करे इसे। आपने नहीं सुना, आपने और दबाया लोगों को, खूनरेजी की धमकियां दी, डराया धमकाया, फिर अवाम सड़कों पर निकली। आपने उनको मारा, शल मारे, तशद्दुद किया, घसीटा बालों से पकड़ पकड़ कर, बदमाशी की, गैर इंसानी गैर अखलाकी रवैये रखे अवाम के साथ। फिर अवाम बाहर निकली अपना मुतालबा लेकर के, और आपने अवाम के लीडर को गोली मार दी। लोग FIR करवाने गए थाने में, आपने FIR तक नहीं होने दी। लड़ लड़ के सड़कों पे एहतजाज कर करके जज से एक पेपर लेकर के आए इलेक्शन की तारीख, और उस पर्चे के साथ अस्तंजा करके आपने डस्टबिन में डाल दिया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ा करके रख दी आपने। अवाम फिर निकली सड़कों पर, आपने अदालत के दरवाजे तोड़ करके उनके लीडर को अगवा कर दिया, गायब कर दिया आपने। फिर अवाम सड़कों पर निकली पुरअमन तरीके से, आपने एक दीवार जलाई, एक पुतला गिराया और 16,000 लोग अवाम में से उठा करके जेलों में बंद कर दिए। अवाम फिर निकली सड़कों पर अपने लीडर को रिहा करवाने के लिए, आपने सीधी गोलियां मार दी, मुतअद्दिद को शहीद कर दिया। ऑप्शन क्या दे रहे हैं आप इस अवाम को? ऑप्शन क्या है? ये जंग मुसल्लत कर दी गई है। अब बड़े साहब बस एक बात कह रहे हैं कि सर तस्लीम खम करके हाथ जोड़कर हमारी गुलामी को कबूल करो, जो हम तुमसे करवाएं वो तुम करो। तो माजरत के साथ ये 25 करोड़ बकरियां नहीं हैं, ये जीते जागते जिंदा इंसान हैं, और अब तो ये आपकी गुलामी को कभी कबूल नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अवाम फैसला अपने हाथ में लेगी और अपनी मर्जी से अपनी किस्मत तकदीर के फैसले करेगी। अब इंतज़ार है उस दिन का कि जिस दिन इमरान खान साहब किसी एहतजाजी कॉल का ऐलान करें और फिर अवाम उसके अंदर इकट्ठी हो। लेकिन देखना यह है कि तहरीक इंसाफ की कौन सी क़यादत उस एहतजाजी तहरीक को लीड करेगी, ताकि लोगों को उनके मकसद में कामयाबी हो सके। यहाँ इस वक्त हम जिस मकाम पर खड़े हैं, 2 ही रास्ते बचते हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए। या तो
یہ قابض رجیم، یہ بدماشیہ اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور عوام کو اپنا فیصلہ خود کرنے دے، یا پھر دوسرا راستہ، عوام اپنے حقوق ان سے چھین کر لے لے۔ بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے۔ انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں آپ سے بات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔